नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अपने स्वरचित लेखों के संदर्भ में बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इन लेखों में मैंने महिला की स्थिति, परिस्थिति, समस्या, विसंगति, कठिनाइयों को लेकर चर्चा की है, बात की है। इन लेखों में मैंने कहानी, उपन्यास के आधार पर महिला कथाकारों ने किस तरह से नारी के रूप स्वरूप का चित्रण किया है उसका भी उल्लेख किया है कि जिस तरह से समाज में, भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन, जीवन मूल्य के पतन, पारिवारिक व्यवस्था के विघटन, स्त्री पुरुषों के संबंधों में बढ़ते तनाव, आसमान छूने को अग्रसर नारी के द्वंद्व संघर्ष को मुखर अभिव्यक्ति दी है। कहा जाता है कि जाके पैर ना फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई। कहने का अर्थ यह है कि नारी की मन की पीड़ा, छटपटाहट, आकांक्षा, उत्कंठा, स्वप्न को नारी से बेहतर कौन समझ सकता है, कौन उसे अभिव्यक्त कर सकता है। पुरुष साहित्यकार ने नारी की मन की पीड़ा, उसके सपनों को नहीं समझा। फिर भी हिंदी महिला लेखन अपनी संवेदना और संरचना के धरातल पर बिल्कुल एक नई जमीन तैयार करता है, जिसमें सौंधी सुगंध पाठकों की बरबस ही आकर्षित कर लेती है। कहने का तात्पर्य है कि इन लेखों में मैंने नारी की स्थिति परिस्थिति को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से नारी के जीवन में अनेक परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों में उसने कितना संघर्ष और द्वंद्व अपने जीवन में झेला है। इस लेख में मैंने नारी की अनेक भावनाओं को, संवेदनाओं को भी चित्रण किया है। लेख का शीर्षक है मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में संघर्ष और द्वंद्व। कथा साहित्य में मैत्रेयी पुष्पा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने उपन्यासों में वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक समस्याओं में वर्तमान की रूपरेखा एवं नवीन दृष्टि से देखा और चित्रित किया है। मैत्रेयी पुष्पा ने मध्यम वर्गीय परिवार में जूझती नारी के संघर्ष और द्वंद्व को नवीन रूप से प्रस्तुत ही नहीं किया, अपितु उसमें नई दिशा देने की भी चेष्टा की है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों में विद्रोह के साथ सामंतीय संस्कारों, धार्मिक, पारिवारिक संबंधों में नवीन वैचारिक दृष्टि को भी अपनाया है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में लोक संस्कृति आदि का भी अंकन एवं चित्रण किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों में समय को ध्यान में रखते हुए उसमें उत्पन्न संघर्ष और द्वंद्व को चित्रित किया है। इन रचनाओं का रूप स्वरूप इस प्रकार से है, जैसे स्मृति दंश, बेतवा बहती रहे, इदन नमम, चाक, जुलनाहट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी विजन, कस्तूरी कुंडल बसे, कही असुरी फाग आदि उपन्यासों को लिया गया है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों में स्त्री की विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संघर्ष करके अपने वर्चस्व को स्थापित करती है। ये स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष और द्वंद्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग है। इस दृष्टि का शाश्वत सत्य है, प्रकृति में विभिन्न स्तरों पर यह संघर्ष निरंतर चलता रहता है। प्रकृति के अनमोल रत्न मानव का जीवन भी संघर्ष का ही दूसरा नाम है। मानव जीवन में संघर्ष विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। इसे हम भीतरी एवं बाहरी, शारीरिक एवं मानसिक आदि वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। बाहरी एवं शारीरिक संघर्ष के अंतर्गत मनुष्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक आदि जैसे विभिन्न स्थितियों से जूझता रहता है। वहीं दूसरी ओर उसके मन के भीतर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ जैसे नकारात्मक भावों और दया, प्रेम, करुणा, परोपकार जैसे सकारात्मक भावों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है।
नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर जगदीश गुप्त के शब्दों में सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। द्वंद्व भी मानव जीवन की एक अनिवार्य स्थिति है। द्वंद्व का संबंध अवसरों पर मानव द्वंद्व या द्विधाग्रस्त हो जाता है। वह सही गलत, उचित अनुचित, सार्थक निरर्थक, कर्ण कारणीय अकारणीय का निर्णय नहीं कर सकता। वह दो पाट के बीच में फंसे गेहूं के दाने के समान हो जाता है, जो चाहकर भी साबुत नहीं बच पाता। उपन्यास अगन पाखी में मैत्री पुष्पा ने नायिका भुवन मोहिनी के माध्यम से संघर्ष की स्थिति को उकेरा है। भुवन मोहिनी का विवाह आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मानसिक रूप से पागल लड़के के साथ करवा दिया जाता है। भुवन मोहिनी के पिता की मृत्यु के बाद मां अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकसित लड़के से भुवन मोहिनी का विवाह तय कर देती है। इस बात का पता भुवन मोहिनी को नहीं था, न ही उससे पूछा गया। ससुराल जाने के बाद उसे ये इस बात का पता चलता है तो वह दोबारा ससुराल जाने से मना कर देती है। यहीं से उसके संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है। नायिका कहती है कि ये गहने धरो, चाहे चाट लौटा दो, लाखों के होंगे, पर एक खरी बात सुन लो, भले टका का सही, मैं वहां नहीं जाने वाली। तेरी नानी सकते में आ गई, बोली काय काय नहीं जाएगी सासरे। भुवन ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, पता है तुम्हें, पर मेरे मुंह से सुन लो, वह सिरी है पागल। भुवन मोहिनी शुरू से हिम्मती जागरूक लड़की के रूप में प्रस्तुत की गई है। लड़की होने का उसे कोई अफसोस नहीं है। वह अपने सभी कार्य आत्मविश्वास से पूर्णता पूर्ण कर लेती है। मैत्रेयी पुष्पा ने नायिका भुवन मोहिनी में जो आत्मविश्वास को दिखाया है, भुवन मोहिनी का विश्वास से पूर्ण रूप देखते ही बनता है जब वह कहती है, वह आगे बढ़ आई, सफेद दांत निकालकर हंसती हुई बोलती है, बढ़ आगे, मैं तेरे बैलों को रोक लूंगी। कहकर भुवन ने दोनों बैलों के सींग को पकड़ लिया और ऐसे देखा जैसे गाड़ी ना रोकी हो, हमें रोक दिया हो। उपन्यास में भुवन मोहिनी अपने अधिकारों के प्रति समर्थन को व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। वह विवाह को भी प्रमुख अधिकारों में से एक अधिकार मानती। शारीरिक एवं मानसिक रूप से सही व्यक्ति से विवाह करना उसका अधिकार है। अयोग्य पुरुष के साथ विवाह करने से अच्छा है उसे छोड़ देना ही स्त्री के हित में है। भुवन भी पागल पति के साथ अपना जीवन खराब करने के से अच्छा है उसे छुटकारा पा लेना ज्यादा बेहतर मानती है। और भुवन पूछ रही थी, अम्मा ब्याह करना पाप नहीं तो ब्याह छोड़ना क्यों पाप है? तुम अपने ऊपर पाप मत चढ़ाओ, तुम्हें तो वर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब मैं अपनी अक्ल के हिसाब से जो भी करूं, नर्क स्वर्ग मेरे लिए बनेगा। भुवन वह किसी बात से घबराती नहीं है। हर बात वह कार्य करने की क्षमता एवं जिज्ञासा उसमें पूर्णता है। शक्ति और साहस में लड़कों के समान है। वह इसीलिए दबकर नहीं रह सकती क्योंकि वह स्त्री है। उसे कोई कुछ भी कहता है तो उसके प्रति वह अपनी प्रतिक्रिया दिखाए बिना नहीं रहती। अपनी भुवन कैसी ताकतवर बेटी थी। वह यहाँ बाग के मालिक और मुखिया के नाती बेटा उससे धर्राते थे। याद है यह किस्सा, मुखिया के नाती की छाती पर लात। स्त्री को मात्र जरूरत की वस्तु ना मानकर उसे इंसान समझना ही स्त्री का समर्थन करता है। अगन पाखी में नायिका भुवन अपने हक के लिए लड़ती हुई दिखाई देती है।
अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह जमीन जायदाद में भी अपनी दावेदारी के लिए अर्जी दे देती है और कहती है, कचहरी से अर्ज है कि अपने पति की जायदाद का एक हक मुझे सौंपा जाए। मैं कुंवर अजय सिंह की हकदारी पर सख्त ऐतराज रखती हूँ। उपन्यास अलमा कबूतरी में स्त्री को अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है, पीड़ाएं सहनी पड़ती है। इतना सब होने पर भी वह अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाती है। विद्या का दामन थामा है तो बेबसी और बंदरगतों से क्या गुजरना होगा। माँ के घावों और जैसे राम सिंह की छोटी छोटी उंगलियों ने शाही लेप दी हो, कटे फटे बदन के चलते भी मोरनी सी नाचती फिरती समय जांच रहा था, औरत में कितनी ताकत है। भूरी समझ रही थी बेटे का उजाला भरा रास्ता माँ की देह से गुजर रहा है। नायिका अलमा अपने पिता की इच्छा पूरी करते करते निरंतर शोषित और पीड़ित होती गई। पिता के सपने के कारण वह अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटाती बर्बाद करती चलती रही। उपन्यास इदन नमम में पात्र कुसुमा अपनी वैवाहिक जीवन से खुश ना होकर स्वयं अपने ससुर को अपने जीवन साथी के रूप में चुनती है। कुसुमा तर्क देती हुई कहती है, पति के घर में यशपाल से संबंध बना ही नहीं तो इस घर में कोई भी संबंध किसी से नहीं मेरा। वह पूर्ण रूप से अपने संघर्ष को दर्शाती हुई उसने जो भी किया ठीक किया है। रही हिस्सा बाटे की बात, सो निस्सा खातिर रहा हम तुम्हारा कुछ नहीं बांटेंगे। हमारे कुंवर के पिता को जो तुम्हारे हिस्से से कई गुना बड़ा हिस्सा है घर में और अपने खेत में, फिर छोटे हिस्से पर क्यों जाएंगे हम। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें लेखिका ने अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को चित्रित एवं प्रस्तुत किया है। लेखिका ने इस उपन्यास में अपनी माँ कस्तूरी के जीवन संघर्ष को दिखाया है। यह उस समय की बात है जब स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, उसे धान का पौधा कहा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है, स्त्री का जहाँ जन्म होता है और दूसरी जहाँ उसे शादी कर भेज दिया जाता है, तब उसे वहाँ पूर्ण रूप से अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है। कस्तूरी इन संबंधों, इन बातों से सहमत नहीं थी कि स्त्री जीवन का आधार यही है कि शादी करे, बच्चे पैदा करे, खाए पिए और पूर्ण रूप से अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले। मैं धान का पौधा हूँ सोचकर वह हंस पड़ी। अनपढ़ अज्ञान भाभी खुद धान का पौधा बन गई है। यहाँ रुकने की शर्त में चांदी सोना मांगती है, यही है औरत की जिंदगी का सार। उपन्यास में लेखिका ने अपने दृष्टिकोण से स्त्री की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। कस्तूरी की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कर दिया जाता है। जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसका विवाह विक्रय करके हुआ है तो वह आक्रोश और पीड़ा से भर जाती है। हम तो सोच रहे थे नई छोरी की तरह शर्मा रही है, पर तू तो जोर आजमा रही है। तेरे भैया ने खनखनाते चांदी के कलरदार वसूले हैं, मुफ्त में नहीं आई जो नखरे पसार रही है। कस्तूरी ने समाज की परवाह किए बिना अपने ससुर से बातचीत आरंभ कर दी। नए सिरे से अपनी पढ़ाई आरंभ की। कस्तूरी प्रतिदिन बैग लेकर गांव के 2.5 कोस दूर इगलास के स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल जाने वाली झोला लटकाए औरत को भौचक्के होकर सबने देखा। यह इस कदर परेशान हुई कि किसी को तो क्या रास्ते में कंकड़ पत्थर और चढ़ाव उतराव तक न देख पाती।
लेखिका ने स्त्री की सुरक्षा को महत्व दिया है। लेखिका ने असुरक्षा के भाव को स्वयं अनुभव किया है। इसे स्वीकार भी किया है कि स्त्री के अनेक संघर्षों में एक संघर्ष अपनी सुरक्षा के लिए भी होता है। भागते भागते बचते बचते सारी ताकत छिन गई, अब वह निखालिस थकान पर है। कस्तूरी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि अनपढ़ औरतों की तरह सोना चांदी आदि जेवरों पर विश्वास व लालच मत दिखाना, विद्या ही असल पूंजी है। लिखा है कि जेवर मत लेना, उनकी रखवाली कौन करेगा। चांदी सोने से छलका चेन अनपढ़ औरतों के लालच होते हैं, उसे ही पूंजी समझती है। तू पढ़ी लिखी है, सनद सर्टिफिकेटों की मालकिन, विद्या का खजाना तेरे हाथ में है। कही असुरी फाग उपन्यास की नायिका ऋतु पिता की मृत्यु के पश्चात भी यह इतना पढ़ लिख पाई। ऋतु और उसकी माँ ने कभी भी परिस्थितियों के आगे समझौता नहीं किया, अपितु सदैव ही उससे संघर्ष किया। वह अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाकर उसे उच्च शिखर पर देखना चाहती थी और कहती है, मेरी बेटी तो रिसर्च कर रही है, पीएचडी के लिए रिसर्च। उपन्यास चाक में अन्याय के लिए संघर्ष की कथा को दिखाया गया है। नायिका रेशम और उसकी फुफेरी बहन का रिश्ता एक जगह हो जाता है। किन्हीं कारणों से रेशम के पति की मृत्यु हो जाती है और रेशम विधवा हो जाती है और साथ ही गर्भवती भी होती है। सास के सभी आग्रहों को ठुकराने के बाद उसकी बहन अपने घर आने को कहती है, किंतु वह मना कर देती है। रेशम की हत्या करवा दी जाती है। सारंग उसे न्याय दिलवाना चाहती है। उसे पता है कि वह मृत्यु नहीं, हत्या है। काश यह मौत होती, मगर यह हत्या, पवित्र स्त्री गर्भिणी औरत की हत्या। चाक उपन्यास की नायिका सारंग की बहन की हत्या ससुराल वाले कर देते हैं। सारंग उन सबको सजा दिलवाने के लिए निरंतर संघर्ष करती है और यह चाहती है कि इस सब में गांव वाले उसका साथ दें, और कहती है, मेरे ससुर गजाधर सिंह, चचिया ससुर खूब राम, ग्राम प्रधान फतेह सिंह, पुराने जमींदार नंबरदार, ग्राम सेवक भगवान दास, पंडित चरण सिंह से लेकर ऊंची नीची कौमों के तमाम बूढ़े बुजुर्ग मासूम क्यों रह गए, इनकी जिह्वा क्यों नहीं लड़खड़ा गई। उपन्यास जुल्लाहट में मैत्रेयी पुष्पा ने नायिका शीलो साधारण स्त्री का चित्रण किया है जो गांव में रहती है। नायिका शीलो परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकती, बल्कि उनका सामना बेबाकी से करती हुई दिखाई देती है। शीलो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि उसका पति हमेशा उसकी उपेक्षा, उसकी भत्सना करता रहता है। पति का मन परिवर्तित करने के लिए वह निरंतर संघर्ष करती रहती है। वह अनेक तप जप करके उस मन में अपना स्थान बनाना चाहती है, लेकिन सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। धीरे धीरे वह अपने आप को घर के अन्य कार्यों में रमा लेती है। अब वह पति के प्रति प्रेम भाव न होकर अस्मिता के लिए संघर्ष करती है। अब वह घर के पूरे कर्तव्य अधिकार को अपने हाथ में लेना चाहती है। बछिया कर देती तो यह सींग पहना कर खड़ी हो आती, छोटा सा पशु ही इसको बेदखल कर देता सारे हक से। पूरा गांव गवाह होता, पर अम्मा 2-4 हजार रुपए का लोभ करके तुमने हमें चित कर दिया। अरे मुझसे सवाल करती तो मैं भेज देता, अब भुगत लो लाखों की जायदाद पर दांत गाड़े बैठी है। उपन्यास विजन में नायिका नेहा शिक्षित युवती है। नेहा आंखों की डॉक्टर है। परिवार में पति और ससुर भी इसी व्यवसाय से संबंधित है। पति और ससुर ने मिलकर अपना आई सेंटर भी खोल रखा है, जिसका महत्व केवल अपनी जेबें भरना है। नेहा इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहती है,
वह उसके लिए अनेक रुकावटें पैदा करते हैं। नेहा अपनी परेशानियों से समझौता तो कर लेती है, पर उसका संघर्ष जारी रहता है। मैं अकेली रह गई, निपट अकेली, पर इस घर में ना मुड़ने वाले कानून, इस घर की मालकिन के मितभाषी कठोर नियम, इस घर के बेटे का संस्कारित व्यक्तित्व और शरण आई सेंटर को वारिस की जरूरत एक चक्रव्यूह बन गया। आभा दी नेहा ने सर्जरी के कितने ही दावपेच, स्टैम्प और रूल्स सीखे हो, इस व्यू के भेदने में अभिमन्यु की तरह ही मारी गई। मैत्री पुष्पा ने अपने सभी उपन्यासों में स्त्री पात्र के जीवन में आई स्थिति परिस्थिति घटनाओं एवं द्वंद्व को चित्रित किया है। लेखिका मैत्री पुष्पा ने अपने सभी उपन्यासों के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों में मूल्य विघटन की स्थिति को चित्रित किया है। उपन्यास में नारी के अनेक संघर्ष और द्वंद्व से निरंतर जूझती हुई दिखाई देती है। मैत्री पुष्पा ने उपन्यासों में नारी के वर्चस्व के साथ साथ नवीन सोच, विचार, संघर्ष और द्वंद्व को भी दृष्टिगत किया है। धन्यवाद।